हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RKLS मैथ क्लास पर। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का जो नॉन हिंदी होता है, जो कि 8 क्लास का होता है, लेकिन क्लास 10th वाले बच्चे भी इस किताब को पढ़ते हैं नॉन हिंदी के तौर पे, सेकेंड हिंदी के तौर पे। इसमें प्यारे बच्चों टोटल आपका 23 चैप्टर है, टोटल 23 चैप्टर है, जिसका सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम चैप्टर वाइज लेकर के आज आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। प्यारे बच्चों, ये क्लास अगर आप कर लेते हैं आज शुरू से अंत तक, तो ऐसा मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसमें से 50 करना रहता है, तो 50 क्वेश्चन आपको आराम से एग्ज़ाम में आप करके आ सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से आपका जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है तू, पहला चैप्टर का नाम आपका क्या है? तू जिंदा है। तो पहला चैप्टर का क्या नाम है? तू जिंदा है। तो हाँ, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है तू जिंदा है तो किस विधा की रचना है? तू जिंदा है तो किस विधा की रचना है? तो ये जो है आपका कविता है। ये क्या है? कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है? तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है? तो जीवन में जो है गहरे जीवन राग एवं उत्साह का जो है दृश्य इस कविता में जो है प्रस्तुत है। तीसरा क्वेश्चन है तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन किया गया है? तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है? तो इस 3 नंबर प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा आशावादी। आशावादी का वर्णन किया गया है। चौथा क्वेश्चन है तू जिंदा है तो डैश द्वारा रचित कविता है। तू जिंदा है तो किनके द्वारा रचित कविता है? तो शंकर शैलेंद्र द्वारा। तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है? शंकर शैलेंद्र। चलिए आपका नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है सुबह शाम आकाश का रंग कैसा रहता है? सुबह शाम आकाश का रंग कैसा रहता है? तो 5 नंबर प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा सुबह शाम जो आकाश का रंग रहता है कैसा रहता है? लाल रहता है। कविता के माध्यम से 5 का सी आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर स्वराज्य का अर्थ होता है। स्वराज्य का अर्थ क्या होता है? तो स्वराज्य का जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों अपना राज्य। स्वराज्य का अर्थ क्या होता है? अपना राज्य। स्वराज्य का अर्थ होता है अपना राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? 7 नंबर कह रहा है कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? तो कवि मनुष्य को हौसले और उत्साहपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। 8 नंबर है तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर ला सकते हो। क्या ला सकते हो? इस प्रश्न का जवाब होगा स्वर्ग ला सकते हो। क्या ला सकते हो? स्वर्ग ला सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर ला सकते हो। क्या ला सकते हो? तो स्वर्ग ला सकते हो। आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर कि सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी डैश हो जाती है। पृथ्वी क्या हो जाती है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा आनंदित हो जाती है। क्या हो जाती है? आनंदित। कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? क्या निराश रहित व्यक्ति जिंदा माना जाता है? घमंडी व्यक्ति, स्वाभिमानी व्यक्ति या आलसी और अकर्मण्य व्यक्ति? तो कैसा व्यक्ति जिंदा माना जा सकता है? तो प्यारे बच्चों स्वाभिमानी व्यक्ति जो है ये आपका जिंदा माना जा सकता है। स्वाभिमानी व्यक्ति जो स्वाभिमान को मानता हो। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर है आपका कि कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं? क्यों संगठित होने की बात करते हैं? आज़ादी प्राप्त करने के लिए, जुलूस निकालने के लिए, धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए? डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा आज़ादी प्राप्त करने के लिए। किसके लिए? आज़ादी प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर का जो है 11 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। अब सेकंड चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, जिस चैप्टर का नाम है ईदगाह। इस चैप्टर का क्या नाम है? ईदगाह, जिस कहानी के लेखक है प्रेमचंद। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है खंजरी किसने ली थी? खंजरी किसने ली थी? तो खंजरी किसने ली थी?
तो राइट जवाब हो जाएगा आपका सम्मी ने। खंजरी किसने लिया था? सम्मी ने लिया था। नेक्स्ट प्रश्न, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो नमाज खत्म होने के बाद लोग एक दूसरे से क्या कर रहे थे? गले मिला रहे थे। प्रेमचंद्र द्वारा रचित पाठ क्या है? तो प्रेमचंद्र द्वारा रचित पाठ क्या है? ईदगाह है। हामिद ने कितने पैसों का खिलौना खरीदा? हामिद ने कितने पैसों का पैसों का खिलौना खरीदा? तो हामिद ने 3 पैसे का खिलौना खरीदा। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलौने किस चीज़ के बने थे? मेले में जितने भी खिलौने थे वो किस चीज़ के बने थे? तो मिट्टी के बने थे। किसके बने थे? मिट्टी के बने थे। ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियां पर किस ढंग से टिप्पणी करती है? मार्मिक ढंग से, सादगी ढंग से, बर्बर ढंग से या कौतूहल ढंग से? इस प्रश्न का राइट जवाब होगा मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? 18 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रेमचंद। कथा सम्राट के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो प्रेमचंद को। महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? 19 नंबर क्वेश्चन है, महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? तो 19 नंबर प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, महमूद ने सिपाही खरीदा। क्या खरीदा? सिपाही। नेक्स्ट है 20 नंबर आपका, अभावग्रस्त बच्चे में किस तरह का सोच पैदा किया जाता है? अभावग्रस्त बच्चे में किस तरह का सोच पैदा किया जाता है? तो वयस्क की तरह। किसके तरह? वयस्क की तरह। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? तो मोहसिन के पास 15 पैसे थे। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 15 पैसे थे। कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? तो अभावग्रस्त जीवन जो है ना, अभावग्रस्त जीवन आपको बाल मन वयस्क की तरह सोचने पर मजबूर कर देता है। हामिद की दादी का क्या नाम है? तो हामिद की दादी का नाम क्या है? अमीना है। हामिद की दादी का नाम अमीना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न है कि चुनौती बच्चे को बना देती है। तो चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है। चुनौती बच्चे को क्या बना देती है? परिपक्व। मुहर्रम किस तरह का त्योहार है? खुशी का, उमंग का, गम का, कुछ नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी, गम का। 25 का ऑप्शन नंबर, मुहर्रम किस तरह का त्यौहार है? तो मुहर्रम जो है खुशी का त्यौहार है ना, खुशी का त्यौहार है। ईदगाह कहानी आधारित है, तो बाल मनोविज्ञान पर ईदगाह कहानी आधारित है। किस मनोविज्ञान पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर। रमजान के कितने दिन बाद ईद का त्यौहार आता है? तो पूरे 30 दिन के बाद, रमजान के 30 दिनों के बाद ईद का त्यौहार आता है। आपका नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न, हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? तो हामिद खिलौने की जगह दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है, क्योंकि दादी को तवे से रोटी सेकती समय चूल्ही से हाथ जल जाती थी। इसलिए हामिद ने सोचा कि अगर चिमटा ले जाकर मैं दादी को दे देता तो उनकी हाथ उंगली नहीं जलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीना अपनी कोठरी में बैठी रही थी। क्या कर रही थी? तो रो रही थी अमीना। अमीना कौन थी? तो हामिद की दादी। मेले में हामिद ने क्या खरीदा? तो मेले में हामिद ने क्या खरीदा? तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब होगा आपका चिमटा। मेले में हामिद ने क्या खरीदा? तो चिमटा खरीदा। ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है? कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ईदगाह कहानी की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है कि अभाव एवं चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बना देती है। अभाव एवं चुनौतियां बच्चे को क्या करती है? परिपक्व बना देती है। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 32 नंबर प्रश्न है, महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो महमूद के पास आपका 12 पैसे हैं। कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा? तो हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने खंजरी लिया। क्या लिया? खंजरी लिया। चलिए 2 चैप्टर तक आपका हो गया। 3 नंबर चैप्टर है कर्मवीर। 3 नंबर चैप्टर का क्या नाम है? कर्मवीर। तो आपका पहला प्रश्न है कि स्वयं को कर्मवीर सिद्ध करने के लिए क्या बनना होगा? तो कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा। स्वयं को कर्मशील सिद्ध करने के लिए क्या बनना होगा? तो कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा। सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माण करता है। सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक एवं निर्माणकर्ता कौन है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा कर्मवीर। क्या हो जाएगा? कर्मवीर। कर्मवीर पाठ की विधा है। कर्मवीर पाठ की कौन सी विधा है? तो कर्मवीर पाठ की जो विधा है, इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर डी, निबंध। कर्मवीर जो है एक प्रकार का निबंध है। क्या है? निबंध है। कर्मवीर एक प्रकार का निबंध है। नेक्स्ट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कविता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कविता है।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता है। 37 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मवीर। कर्मवीर की क्या पहचान है? जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, भाग के भरोसे बैठे रहते हैं, आज का काम आज ही कर लेते हैं, भाग को कोसते रहते हैं। तो 38 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 38 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं वही कर्मवीर कहलाता है। नेक्स्ट है, डाइस के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। किसके द्वारा? परिश्रम के द्वारा। किसके द्वारा? परिश्रम के द्वारा। कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? तो खड़ी हिंदी में लिखी गई है। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति का निर्धारण करती है। क्या निर्धारण करती है? सफलता। क्या निर्धारण करती है? सफलता। चलिए 3 चैप्टर हो गया। अगला है आपका 4 चैप्टर, जो कि है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत, इस चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है आपका, बाल गोविंद भगत की उम्र थी। तो बाल गोविंद भगत की उम्र थी, बाल गोविंद भगत की उम्र थी 60 वर्ष। कितने वर्ष? 60 वर्ष। बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी वर्ष थी? 60 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी? बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी? तो 43 नंबर प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी पुतोहू ने। मुखाग्नि किसने दी? तो उनकी पुतोहू ने दी। 44 नंबर प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत अपने प्रेमी मंडली के साथ इतना आनंद विभोर हो जाते कि खंजरी बजाते बजाते रो पड़ते थे। क्या करते थे? रो पड़ते थे। बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस पैदल चलकर कहाँ जाते थे? तो बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस पैदल चलकर गंगा स्नान जाते थे। कहाँ जाते थे? गंगा स्नान। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर, बाल गोविंद भगत पेशे से क्या थे? तो बाल गोविंद भगत पेशे से गृहस्थ थे। क्या थे? गृहस्थ थे। 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेटा के मर जाने के बाद रोती हुई पुतोहू के पास जाकर बाल गोविंद भगत क्या करते थे? खूब रोने के लिए कहते थे, उत्सव मनाने के लिए कहते थे, भाग जाने के लिए कहते थे, कुछ भी नहीं कहते थे। तो बाल गोविंद भगत बेटे की मृत्यु हो जाने के बाद पुतोहू के पास जाकर के उत्सव मनाने के लिए कहते थे और बोलते थे कि प्रिय आत्मा के मिलन परमात्मा से हो गया, इसलिए अभी रोने का समय नहीं है, उत्सव मनाने का समय है। नेक्स्ट प्रश्न है, कलम का जादूगर किनका उपनाम है? कलम का जादूगर किसका उपनाम है? प्रेमचंद का, राम वृक्ष बेनीपुर का, शिव पूजन साय का, किसी का नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 48 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, राम वृक्ष बेनीपुर। अगला है, बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? बाल गोविंद भगत जो है किस विधा की रचना है? बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? तो बाल गोविंद संस्मरण, निबंध, रेखाचित्र या कहानी। तो 49 नंबर प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये एक रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत के रचनाकार हैं प्रेमचंद, राम वृक्ष बेनीपुर, शिव पूजन सहाय या दिनकर। तो बाल गोविंद भगत के जो रचनाकार है 50 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम वृक्ष बेनीपुर। बाल गोविंद भगत के रचनाकार कौन है? राम वृक्ष बेनीपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 51 नंबर, बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? तो बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 52 नंबर है, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? 1, 2, 4 या फिर 3? तो बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? तो 52 नंबर प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 1, सिर्फ 1 बेटे थे। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत का बेटा था बुद्धिमान, सुस्त, मोटा, दुबला, पतला। तो बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त था। कैसा था? सुस्त दिमाग का था। 53 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर है, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत गाने लगे। क्या करने लगे? गाने लगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे? क्योंकि वह बचपन के दोस्त थे, साथ पढ़े थे, कबीर के आदर्शों पर चलते थे, कबीर के पुजारी थे। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि कबीर के आदेशों पर चलते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 55 का। 56 नंबर है, बाल गोविंद भगत अपना आदर्श किसे मानते थे? कबीरदास को। बाल गोविंद भगत अपना आदर्श किसे मानते थे? तो कबीरदास को मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष किस दिन देखा गया? तो जिस दिन बेटे की मृत्यु हो गया, बेटे की मृत्यु के दिन उनका संगीत का साधना देखा गया। बाल गोविंद भगत की पुतोहू थी सुशील। बाल गोविंद भगत की पुतोहू कैसी थी? सुशील थी। 4 चैप्टर तक हो गया इस प्रकार से। 5वां चैप्टर है आपका हुंडरू का जलप्रपात, जो कि झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में। तो पहला प्रश्न है, महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी होना चाहिए। 59 नंबर प्रश्न है, महान मंजिल पर पहुंचने के लिए महान मार्ग भी होना चाहिए।
तो महान मंजिल पर पहुंचने के लिए जो है महान मार्ग भी होना चाहिए, यानी रास्ता, महान रास्ता भी होना चाहिए महान मंजिल पर पहुंचने के लिए। 60 नंबर प्रश्न है, हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका झारखंड में स्थित है। हुंड्रू का जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो झारखंड में। हुंड्रू का जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका रांची में स्थित है। 61 नंबर है ना, 61 का ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर हो जाएगा। हुंड्रू का जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो छोटा नागपुर में स्थित है। हुंड्रू का जलप्रपात है न रांची का, न हजारीबाग का, न छोटा नागपुर का, यानी सबका है। हुंड्रू का जलप्रपात क्या है? सबका है, सभी लोग यहाँ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर, देख लीजिए। 63 नंबर है, हुंड्रू का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो कि डैश की सृष्टि करता हो। किसकी सृष्टि करता हो? सौंदर्य का। किसका? सौंदर्य का। 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी, इसका हो जाएगा आग का, मानो कि आग का सृष्टि कर रहा हो। छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है? 64 नंबर प्रश्न है, छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है? तो स्वर्ग का एक टुकड़ा है। हुंड्रू के जलप्रपात पाठ की विधा है। हुंड्रू के जलप्रपात पाठ की विधा है निबंध, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत या फिर डायरी? बताइए। 65 नंबर का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत। हुंड्रू का जलप्रपात पाठ की कौन सी विधा है? तो यात्रा वृत्तांत है। हुंड्रू का जलप्रपात पाठ के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुर, कामता प्रसाद सिंह काम, प्रेमचंद, परशुनाथ रेणु। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कामता प्रसाद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, हुंड्रू जलप्रपात के पास कितने बंगला बनवा दिया है? किसने बंगला बनवा दिया है? जिला बोर्ड ने, वहाँ के राजा ने, प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने? किसने बनवा दिया? 67 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा जिला बोर्ड ने। रांची से 1.5 मील की दूरी पर हुंड्रू का जलप्रपात है। कितने मील की दूरी पर हुंड्रू का जलप्रपात है? तो 68 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27 मील की दूरी पर रांची से हुंड्रू का जलप्रपात। रांची से इसकी दूरी कितनी है? 27 मील है। रांची क्या है? झारखंड की राजधानी। हुंड्रू का जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है? आदिवासी संस्कृति का, मुस्लिम संस्कृति, सिख संस्कृति का, ईसाई संस्कृति का? 69 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा आदिवासी संस्कृति का वर्णन है इसमें। फुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी कितनी है? फुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी कितनी है? तो 13 मील है फुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुंड्रू का जलप्रपात कितना ऊंचा है? तो हुंड्रू का जलप्रपात आपका 243 फुट ऊंचा है, 243 फीट ऊंचा है। 5 चैप्टर तक इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से 6ठा चैप्टर शुरू हो रहा है, बिहारी के दोहे। पहला क्वेश्चन है, बिहारी ने राधा नगरी किसे कहा है? बिहारी ने राधा नगरी किसे कहा है? तो श्री कृष्ण को कहा है। किसको कहा है? श्री कृष्ण को कहा है। 73 नंबर है, बिहारी किस काल के कवि थे? बिहारी किस काल के कवि थे? रीतिकाल, वीरगाथा काल, आदिकाल, मध्यकाल? तो बिहारी जो थे रीतिकाल के कवि थे। कहाँ के कवि थे? रीतिकाल के। किसके दोहे गागर में सागर के समान है? तो 74 नंबर का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहारी के दोहे गागर में सागर के समान है। नाम से बड़ा क्या होता है? गुण अवगुण दोनों सभी गलत है। तो नाम से बड़ा क्या होता है? 75 नंबर, गुण होता है। नाम से बड़ा क्या होता है? गुण होता है। 75 का ये हो जाएगा। 76 है, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोया। प्रस्तुत पंक्ति उद्धृत है कबीर के दोहा से, बिहारी के दोहा से, पीपल से या फिर झांसी की रानी से? 76 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहारी के दोहे से उद्धृत है। कहाँ से? बिहारी के दोहे से। नेक्स्ट प्रश्न है 70, नर की अरु नल की नीर गति एक जैसी क्यों? इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 77 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही नीचे से होकर ऊपर उठते हैं। अगला प्रश्न है, बाह्यांडवर है ढोंगे व्यर्थ सद्गुण दुर्गुण। 78 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा व्यर्थ। सच्चा व्यक्ति कौन सा होता है? जिसके मन में खोट होता है, जो स्वार्थी होता है, झूठ होता है, जिसका हृदय पवित्र होता है, वही सच्चा व्यक्ति होता है। मनुष्य के पालन से श्रेष्ठ बनता है मनुष्य नम्रता, विवेकहीनता, इनमें से सभी। 80 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नम्रता के पालन से मनुष्य जो है श्रेष्ठ बनता है। अगला प्रश्न है आपका 81 नंबर, कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकार काव्य पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? बिहारी की दोहे के, बिहारी की दोहे के। 81 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं। इस प्रकार से हम 6 चैप्टर कर चुके हैं। अब 7वां चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं, जिस चैप्टर का नाम है ठेस, जिसका रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु, जिसमें सिरचन का कहानी बताया गया है। आज का क्लास अगर आप कर लेते हैं ना प्यारे बच्चों, इसमें 23 चैप्टर है। 23 चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा आपके एग्जाम में, इसमें सभी ऑब्जेक्टिव कवर किया गया है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक।
तो अगला प्रश्न है आपका, ठेस कहानी का पात्र है। तो ठेस कहानी का पात्र जो है वो सिरचन है। गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? कामचोर, बेकार का आदमी, मुफ्त में मजदूरी पाने वाला, डायरी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 83 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए। गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? तो कामचोर समझते थे। ठेस पाठ की विधा है, कहानी, निबंध, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत। तो ठेस जो है ना, ये आपका कहानी है। क्या है? कहानी है। 84 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 है, सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? तो मानू दीदी ने दिया था। सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? तो मानू दीदी ने दिया था। किसने दिया था? मानू दीदी ने। नेक्स्ट है आपका, सिरचन को चाची से क्या देने को कहा? सिरचन ने चाची से क्या देने को कहा? गमकुआ तेल, गमकुआ जर्दा, गमकुआ पान या कुछ नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 86 नंबर है ना, 86 का बी, गमकुआ जर्दा। ठेस कैसी कहानी है? तो ठेस आपका, ठेस जो है आंचलिक कहानी है। ठेस कहानी के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। ठेस कहानी में डैश की लोक संस्कृति का वर्णन है, मिथिलांचल, भोजपुर, मगध, वैशाली। 89 का राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिथिलांचल संस्कृति का वर्णन है। नेक्स्ट है 90 नंबर। 90 नंबर है, ठेस शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र है। ठेस शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र है सिरचन। ठेस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? सिरचन। सिरचन को लोग अब समझते हैं, क्या समझते हैं? सिरचन को लोग 91 का सी हो जाएगा, चटोर समझते हैं। क्या समझते हैं? चटोर। लोग उसको बेकार ही नहीं समझते थे बल्कि बेगार समझते थे। नेक्स्ट प्रश्न है 93 नंबर, मानू कौन थी? मानू कौन थी? कहानी की नायिका थी, लेखक की बहन थी, सिरचन की बेटी या फिर लेखक की रिश्तेदार? तो मानू जो थी, 93 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कहानी की नायिका थी मानू। सिरचन को किस काम के लिए बुलाया जाता था? 94 नंबर है, सिरचन को किस काम के लिए बुलाया जाता था? तो चिक बनाने के लिए सिरचन को बुलाया जाता था। ठेस कहानी में कितने पात्र हैं? 4, 3, 5 या फिर 1? तो ठेस कहानी में 5 पात्र है। अगला है कि सिरचन ने किससे बेपानी कर दिया? प्रेमचंद चौधरी के बड़े लड़के को, प्रेमचंद चौधरी के छोटे लड़के को, प्रेमचंद चौधरी के नौकर को या फिर पंचानंद चौधरी के मुंशी को? 96 नंबर का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद चौधरी के छोटे लड़के को। अगला है, सिरचन को घी की दाढ़ी फखोरन के साथ क्या पसंद है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 97 नंबर, ऑप्शन नंबर ए, चूड़ा पसंद है। क्या पसंद है? चूड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे की दुआ किस विधा की रचना है? तो अब आगे आपका 8वां चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बच्चे की दुआ। 8वां चैप्टर का क्या नाम है? बच्चे की दुआ। चलिए, इसका पहला प्रश्न है, बच्चे की दुआ किस विधा की रचना है? बच्चे की दुआ किस विधा की रचना है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक कविता है। दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस कविता में वर्णित है? बच्चों की दुआ में, तू जिंदा है तो, कर्मवीर में, सभी सही है। क्या हो जाएगा? 99 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चे की दुआ में। बच्चों की दुआ शीर्षक कविता में किसे बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है? संसार का, घर का, जंगल का या फिर विश्व का? तो बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में जो है 100 नंबर है ना, 100 का ये हो जाएगा संसार। संसार को मुखर बनाने की बात है। बच्चे की दुआ के कवि है, बच्चे की दुआ की जो कवि है मोहम्मद इकबाल है। 102 नंबर है, इकबाल की कविता कौन सी है? तो बच्चे की दुआ। इकबाल की कविता कौन सी है? तो बच्चे की दुआ। कविता को उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? बज्म कहते हैं, गज़ल कहते हैं, नज्म कहते हैं या फिर गीत कहते हैं? तो 103 नंबर का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी, कविता को उर्दू भाषा में नज्म कहते हैं। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको किसकी पंक्ति है? दिनकर, शंकर सलेन, मोहम्मद इकबाल, अरुण कमल? तो ये इकबाल जी का है। किसके हैं? इकबाल जी के, ऑप्शन नंबर सी। 105, अल्लाह और ईश्वर में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है नहीं, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। 105 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्लाह और ईश्वर में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, दोनों समान है। 106 है, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में दुआ कौन कर रहा है?
बच्चे की दुआ कविता में दुआ कौन कर रहा है? तो दुआ बच्चा कर रहा है। कौन कर रहा है? बच्चे। बच्चे दुआ कर रहे हैं। बच्चे ईश्वर से क्या मांग रहे हैं? तो बच्चे ईश्वर से मांग रहे हैं नेक राह पर चले और बुराई से बचे, यही मांग रहे हैं। अगला है 9वां चैप्टर आपका अशोक का शस्त्र त्याग। क्या नाम है? अशोक का शस्त्र त्याग। 9वां चैप्टर पद्मा कौन थी? तो कलिंग महाराज की राजकुमारी थी। कलिंग महाराज की राजकुमारी थी। अशोक का सम्राट था मगध, वैशाली, कलिंग, बंगाल। 109 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मगध। अशोक का सम्राट क्या था? मगध था। कलिंग का युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 110 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए, 4 वर्षों तक चला था। अगला प्रश्न है अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ का मूल उद्देश्य क्या है? अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ का मूल उद्देश्य क्या है? तो 111 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कि अहिंसा और प्राण धर्म और शांति पक्षधर, यानी दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? 112 नंबर का प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मा। कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? पद्मा। अशोक का शस्त्र त्याग किस विधा की रचना है? अशोक का शस्त्र त्याग जो है एकांकी है। क्या है? एकांकी है। अशोक का शस्त्र त्याग किनकी रचना है? अशोक का शस्त्र त्याग जो है अरुण कमल की रचना है। किसकी रचना है? अरुण कमल की। नेक्स्ट है पद्मा का संबंध है कलिंग युद्ध से, बक्सर युद्ध से, 1857 क्रांति, प्लासी के युद्ध से। तो पद्मा का जो संबंध है वो कलिंग के युद्ध से है। किससे है? कलिंग के युद्ध से। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में कुल कितने मुख्य पात्र हैं? तो अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में कुल जो है कितने पात्र हैं? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 पात्र है। पद्मा किसका बदला लेना चाहती थी? तो अपने पिता का बदला लेना चाहती थी। अस्त्र हथियार है घुमाकर चलाने वाला, फेंक कर चलाने वाला, आग लगाने वाला, इनमें से कोई नहीं। 118 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेंक कर चलाने वाला होता है अस्त्र हथियार। 119 है पद्मा के ललकारने पर अशोक ने क्या किया? अशोक ने क्या किया? पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने क्या किया? तो युद्ध करना छोड़ दिया। 119 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब आ गया 10वां चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो पहला चैप्टर ईर्ष्या का संबंध होता है तो प्रतिद्वंदिता से। ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? तो प्रतिद्वंदिता से होता है। यार ये तो बज्जार की मक्खिया है जो आकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है। किसकी युक्ति है? किसकी युक्ति है? तो 121 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी, नित्य की। किसकी युक्ति है? नित्य की। अगला प्रश्न है किसे लेखक ने अनोखा वरदान कहा है? तो ईर्ष्या को। ईर्ष्या को लेखक ने अनोखा वरदान कहा है। आगे लिखा है ईर्ष्या कौन करता है? यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में। ईर्ष्या कौन करता है? जो दूसरों का सुख नहीं देख सकता, दूसरों को हानि पहुँचाता, सुख अधूरा मानता। उपयुक्त तीनों। 123 का राइट जवाब हो जाएगा उपयुक्त तीनों। जो दूसरों का सुख नहीं चाहता, दूसरों को हानि पहुँचाता, सुख संतोष को अधूरा मानता, वही क्या करता? ईर्ष्या करता है। दिनकर जी के घर के बगल में कौन एक साहब थे? तो उनके घर के बगल में एक वकील साहब थे। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई किया। यह पंक्ति किससे है? किसकी है? तो यह पंक्ति जो है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। ये मक्खिया हमें सजा देती है हमारे डैश के लिए। किसके लिए? गुणों के लिए। 126 का ऑप्शन नंबर ए। 127 नंबर है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है निंदा। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा। 127 का ऑप्शन नंबर सी। चिंता समान होती है, चिंता चिता के समान होती है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न है ईर्ष्या का क्या काम है? माया में डालना, जलाना, सताना, कुछ नहीं। तो ईर्ष्या का काम जो होता है जलाना, एक दूसरे से जलाना। ईर्ष्या का संबंध होता है किससे? अपने प्रतिद्वंदियों से होता है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ की कौन सी विधा है? तो ये जो है निबंध है। पाठ की कौन सी विधा है? तो निबंध है। 133 नंबर प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ के लेखक हैं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर है। मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर जो है वो एक कवि है। क्या है? कवि है। अगला देखिए कबीर के पद। 11 चैप्टर आ गया। कौन सा? कबीर के पद। मोको का अर्थ है, मोको का अर्थ है
तो मोको का अर्थ क्या होता है? मोको का अर्थ होता है मुझको। मोको का अर्थ क्या होता है? मुझको। कबीर कैसे संत थे? सगुणवादी, निर्गुणवादी, सभी गलत या दोनों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 137 का निर्गुणवादी। कबीर कैसे थे? निर्गुणवादी थे। इनमें कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि है? 138 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा जायसी। जायसी जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। 139 नंबर, मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो मोको शब्द जो है ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। कबीर के पद शीर्षक पाठ साहित्य की विधा है। 140 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा ए, पद। शीर्षक पाठ साहित्य की विधा कौन सी है? तो यह एक पद है। अगला है, कबीर के अनुसार भक्ति किस कारण सत्य की पहचान नहीं कर पाता? किस कारण अपने सत्य की पहचान नहीं कर पाता? अपनी अज्ञानता के कारण और मूढ़ता से, यानी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। 142 नंबर प्रश्न है, 142 नंबर, कबीर किस काल के कवि थे? तो कबीर भक्ति काल के, रीति काल के, वीर गाथा काल के, इनमें से कोई नहीं। 142 का राइट जवाब हो जाएगा भक्ति काल के। कबीर किस काल के कवि थे? तो कबीर भक्ति काल के कवि थे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। प्रस्तुत पंक्ति उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्ति जो उद्धृत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, कबीर के दोहे से। कबीरदास किस धारा के कवि हैं? कबीरदास किस धारा के कवि हैं? तो 144 नंबर का राइट जवाब होगा निर्गुण धारा के। कबीरदास किस धारा के कवि हैं? तो निर्गुण धारा के। कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है? मानव सेवा, व्रत उपवास, यज्ञ हवन या मूर्ति पूजन? तो कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है? तो मानव सेवा ही सच्ची भक्ति है। 147 नंबर है, मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, पंक्ति उद्धृत है। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर के पद से। तो आज के इस वीडियो में 11 चैप्टर तक पूरा करा चुके हैं। 12 चैप्टर से नेक्स्ट आगे जितना भी चैप्टर है उसका हम कल करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कमेंट में अपना विचार ज़रूर लिखिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।